हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हमारा अगला टॉपिक है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन एज वेल एज एस्टरीफिकेशन टेस्ट। इसको हम टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लास 10th, 11th, 12th, जेई और नीट सभी जगह ये पूछा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसके बारे में आज शुरू करते हैं बात करना। मेरा नाम है डॉक्टर पीके सिंघल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित पर। तो आओ स्टार्ट करते हैं एस्टरीफिकेशन। यहां पर एक छोटा सा डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो देखिए इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली आप इसको RCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्कोहल इसको रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं यहां पर R डैश इसलिए लिखा सो दैट दोनों टाइप के जो एल्काइल या एराइल ग्रुप हैं वो डिफरेंट रहें, R-OH। और दूसरा हमने यहां पर लिया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम टेस्ट को समझ ले रहे हैं। हम लोग यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे एंड अलोंग विद दिस स्मॉल अमाउंट, ये कैसा होगा याद रखिए, स्मॉल अमाउंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर हम डालेंगे एंड वी विल वार्म इट, नॉट बॉयल। हम क्या कर रहे हैं इस फ्लेम की हेल्प से, वैसे यहां पर आप ऑयल बाथ भी लगा सकते हैं, तो इस फ्लेम की हेल्प से हम लोग यहां पर इसको वार्म कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाए। ये एक्सपेरिमेंट बहुत क्विक है, जल्दी से हो जाएगा। आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एस्टर। जो प्रोडक्ट यहां पर आपको मिलेगा एस्टर मिलेगा, और एस्टर की एक सर्टेन स्मेल होती है जिसको हम बोलते हैं स्वीट फ्रूटी स्मेल। तो स्वीट फ्रूटी स्मेल से जो स्मेल यहां से निकलने वाली है उसको स्वीट फ्रूटी स्मेल बोलते हैं। तो इस स्मेल से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट भी माना जाता है और काफी पॉपुलर है। तो आओ देखते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन क्या हुई। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये मैंने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, साथ में मैं ले रहा हूं अल्कोहल में R-OH। मैं आपको यहां पे इन्वर्टेड फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, R-OH को, अल्कोहल को उल्टा करके लिख के दिखाया। और यहां पर हमने ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है। हमने यहां पर इसको वार्म किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो स्मॉल अमाउंट में डाला गया था उसकी प्रेजेंस में हमने इसको वार्म किया। याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से OH वाला पार्ट और अल्कोहल से H वाला पार्ट, ये यहां पर डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। यहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H फ्रॉम अल्कोहल, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, RCOR-। इसी का नाम है एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर। और इसी की स्मेल होती है स्वीट फ्रूटी स्मेल। इस रिएक्शन में आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोनों तरफ R ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, इससे तो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सबसे पहले इसको हम टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं, क्योंकि स्वीट फ्रूटी स्मेल जैसे हमने यहां पर अपने एक्सपेरिमेंट में देखा है बिल्कुल वही बात है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने यूज किया है बिहेव एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बिहेव एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं स्वीट फ्रूटी स्मेल होने की वजह से। और यहां पर जो स्वीट फ्रूटी स्मेल है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की मिलती हैं। जितने भी हमारे पॉपुलर फ्रूट्स हैं, ऑरेंज है, बनाना है, मैंगो है, जितने भी पॉपुलर फ्रूट हैं उसमें किसी ना किसी टाइप का एस्टर होता है, इसलिए उनके पास एक स्पेसिफिक स्मेल मिलती है। और यही रीजन है कि ये रिएक्शन काफी यूजेबल है। कहां इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस रिएक्शन को? अपनी डीओ एंड परफ्यूम इंडस्ट्री में
डियो एंड परफ्यूम इंडस्ट्री में एस्टर बनाने की रिएक्शन को हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। इवन इस रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो सैपोनिफिकेशन, साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। मैं आगे आपको अलग से बताऊंगा कि सैपोनिफिकेशन क्या है, वो हम अलग वीडियो के अंदर, अलग क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ जनरल कंसेप्ट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। 10th में काफी पूछा जाता है। अब मैं 2-3 एग्जांपल इसके लिख के दिखा रहा हूं जिसके अंदर आपको कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम का पता चलेगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड फ्यू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। जैसे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3COOH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर। इथाइल 2 कार्बन का लिए इसको, और यहां पर मैं 2 कार्बन वाला अल्कोहल यूज कर रहा हूं। अगेन इन्वर्टेड फॉर्म में लिख रहा हूं जिससे समझने में बहुत आसानी रहे। यहां पर R ग्रुप मैंने लिया है CH3 और इधर अल्कोहल के लिए R ग्रुप में ले रहा हूं फिलहाल C2H5। इसका नाम है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी इसको बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप इसको वार्म कर रहे हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वही दोबारा याद दिलाऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH का पार्ट एंड अल्कोहल से H वाला पार्ट, तो ये पार्ट है यहां पर जो बाई प्रोडक्ट बनकर निकलेगा वाटर की फॉर्म में। सो प्रोडक्ट होगा CH3COOC2H5 along with वाटर। इस कंपाउंड का अगर मैं कॉमन नेम बोल रहा हूं आपको, तो इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट, और इसका IUPAC नेम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, वो है इथाइल इथेनोएट। इथाइल C2H5 के लिए, इथेनोएट इस एस्टर के 2 कार्बन के लिए। तो हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं। रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक CH3COOH प्लस C2H5OH, रिवर्सिबल एरो ऑन द एरो वार्म एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, एंड वी आर गेटिंग आवर प्रोडक्ट CH3COOC2H5 along with water. So this is a generalized reaction. अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, उसको अच्छे से याद रखेंगे। पॉइंट ये है कि इन दिस द प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड is attacked by a neutral nucleophile. याद रखिए यहां जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ये रहने वाला है आपका अल्कोहल। मैं फिलहाल C2H5OH लिख रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में उसको लिया है, अदरवाइज जो भी अल्कोहल है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर यहां पर करने वाला है। रिएक्शन की मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको बोला था कि सल्फ्यूरिक एसिड काफी कम क्वांटिटी में डालते हैं, उसका लॉजिक भी आपको मैकेनिज्म के अंदर समझ में आने वाला है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले डिसोसिएट करेगा H+ एंड HSO4- में, और यहां पर जो H+ है इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटोन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोन। आगे मैंने लिखा है इन दिस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोटोनेटेड यानी प्रोटोन जब कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल गया, यानी इट मींस दिस प्रोटोन विल अटैक ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया CH3COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड proton is coming on this carboxylic acid for the attack. We know oxygen is more electronegative as compared to carbon, इसलिए पॉजिटिव वाला प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करने वाला है। तो we will get CH3, यहां ऑक्सीजन के पास H आ गया, ये सिंगल बॉन्ड रह गया यहां पर, अगेन ऑक्सीजन के पास H, ये तो है ही OH, क्योंकि यहां पर ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन का लॉजिक लगा, और कार्बन यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के पास है तो कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। तो दिस इज नोन एज, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का नाम है प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इसी को बोलते हैं। आगे हम लोगों ने लिखा है, इन दिस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैक्ड बाय अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है यहां पर हमारे पास अल्कोहल, तो हम यहां अल्कोहल लिखने वाले हैं, C2H5OH, ये है हमारे पास अल्कोहल। एंड वी नो, हम लोग को मालूम ही है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से, इनकी वजह से आपका जो अल्कोहल है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। तो न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करते हैं, जहां उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, तो यहां पर ये अटैक करने के लिए आएगा। नाउ यू विल गेट CH3C, इधर OH, इधर OH, और यहां पर ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर डोनर का बिहेवियर रख रहा है। ऑक्सीजन का एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड C2H5 है, तो एक साइड C2H5 है, एक साइड हाइड्रोजन है। क्योंकि डोनर यहां पर ऑक्सीजन बना है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज विल बी कैरिड बाय ऑक्सीजन। एकदम क्लियर हो रही है बात। अब आगे देखिए, आगे देखिए, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और हमेशा मैं बोलता हूं कि पॉजिटिव चार्ज रिमेन डिलोकलाइज। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो डिलोकलाइज रहेगा अपनी जगह पर, टिककर नहीं बैठेगा, यहां वहां मूव करेगा, और मूव हमेशा हाइड्रोजन की तरफ करने की कोशिश करेगा, जिससे वो H प्लस बनकर बाहर निकल सके। तो इसी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के पास आया। ध्यान से सुनना अब इस वाले पॉइंट को। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के पास आया, और सपोज करते हैं ये हाइड्रोजन H प्लस बना, ये हाइड्रोजन क्या बना, H प्लस बना। चलो इधर देखते हैं, ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहां पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ही ये हाइड्रोजन H प्लस बनता है, ये पॉजिटिव चार्ज लेने की वजह से इमीडिएटली ये हाइड्रोजन H प्लस बनकर बाहर निकलेगा और ये लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो H प्लस बना, ये सॉल्यूशन में फ्री स्टेट में नहीं जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा, और यहां से ये कंबाइन कर जाएगा। देन यू विल गेट, अब आपको क्या मिला, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा दे रहा हूं, वो तो इधर लिखा हुआ ही है। तो यहां पर आपको मिला CH3C, यहां पर है OH, इधर यहां पर बचा ऑक्सीजन के साथ C2H5, ऑक्सीजन के साथ C2H5, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आया। इस ऑक्सीजन के पास पहले से एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आ चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं इस H प्लस को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका मतलब ऑक्सीजन ने डोनर का बिहेव किया है, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऑक्सीजन के पास। इमीडिएटली यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ गया। यहां से आप देख पा रहे हो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकलने का जगह मिल रहा है, एलिमिनेशन होने का जगह मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो डिलोकलाइज ही होता है, ये जैसे ही यहां पर कार्बन के पास शिफ्ट करेगा, साइमल्टेनियसली वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज होने के बाद यू विल गेट CH3OH, इधर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास, O C2H5। जैसा मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज है, वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को ढूंढकर, एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढकर उसके पास जाकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के पास पहुंच जाएगा, और यहां पर ये H प्लस में कन्वर्ट होगा और सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएगा। तो फाइनली ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, आप देख रहे हैं यहां पर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो फाइनली यू आर गेटिंग योर CH3, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर O C2H5। तो फाइनल आपको एस्टर यहां पर मिल जा रहा है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। और ये जो आप देख रहे हैं H प्लस, ये फाइनली यहां इसके आगे लिख दे रहा हूं मैं, ये जो H प्लस रिलीज हुआ, ये वापिस HSO4 माइनस के साथ कंबाइन करेगा। HSO4 माइनस के साथ कंबाइन करके अगेन इट विल गिव यू
H2SO4, तभी मैं बोल रहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड इसमें काफी स्मॉल क्वांटिटी में डालते हैं, क्योंकि हर एक मैकेनिज्म के स्टेप में ये कंज्यूम होगा, वापस रीगेन होगा, तो आपको बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड यहां पर डालने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको पूरी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख लें, एकदम से पक्के से आपको समझ में आ जाएगी द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हैं या फ्यूचर में आ सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्विकली लेंगे, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था, ये रिएक्शन थी CH3COOH प्लस C2H5OH। एसिडिक मीडियम यहां पर था, थोड़ा वार्म यहां पर किया हुआ था। फाइनली CH3COOC2H5 प्लस H2O ऐसा लिखा है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए क्वेश्चन को आप समझते रहिए, ऑक्सीजन के डिफरेंट आइसोटॉप्स मिलते हैं। ऑक्सीजन 816 भी मिलता है, ऑक्सीजन 817 भी मिलता है। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया था। बेसिकली उन्होंने बोला था कि ये ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 वाला है और ये ऑक्सीजन एटॉमिक मास 17 वाला है। तो आपको सिग्निफाई करके ये बताना था कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है और ये वाटर वाले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी वाली बात को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि वाटर के लिए OH जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा और H पार्ट जाता है अल्कोहल से, यानी ये दो लोग मिलकर ही वाटर रिलीज करते हैं। इसका मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन कौन सा गया, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन गया नंबर 16 वाला, एटॉमिक मास 16 वाला, और एस्टर के अंदर ये ऑक्सीजन एस्टर के अंदर गया बेसिकली, तो ये है नंबर 17 वाला। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं, लाइक ऐसे CH3COOC2H5, यानी ये तो है एस्टर, इसमें मैंने एक्सेस ऑफ वाटर डाला और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम। अभी चलो मैं मीडियम की बातें नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था, इसको थोड़ा सा वार्म किया गया एंड वी आर गेटिंग CH3COOH विद अल्कोहल। ये हम लोगों के पास एक रिएक्शन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर कभी आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, तो वही मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। तो देखिए ये रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये बेसिकली एस्टरिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसके आसपास का ही क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इसको आपको बता दूं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया था और यहां पर सपोज करते हैं मैंने लिखा X, यानी मीडियम में यहां पर अभी छुपा के रखा है, मीडियम आपको नहीं बताया जा रहा है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं दोनों क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन तो ये आया था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द टॉपिक रिलेटेड विथ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ जाएगा। ऑल्दो फिलहाल आप इसको अगर याद रखें या आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चलो इसको ऐसे ही बना लेते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नंबर ए, इफ X is X मतलब ये, if X is an acid, और नंबर B, if X is an alkali। अगर X एसिड है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, और X अगर कोई एल्कली है तो क्या होगा, आप फिलहाल एकदम से याद रखेंगे। अगर एसिड है तो इसका आंसर होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर एल्कली आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस समय पर सॉल्व कर रहा हूं और आपको इसको मेमोरी बेस मानकर ही फिलहाल याद रखने की कोशिश करना। और X अगर कोई एल्कली है तो याद रखिए तो आंसर होगा सेकंड ऑर्डर
reaction, second order reaction. So these are few questions related with the esterification as well as the hydrolysis of esterification. मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मुझे लगता है काम हमारा इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल अच्छे से हो गया. So keep learning and do well.